मैं अंशिका मीडिया की को एडिटर सलोनी तिवारी आज आए हैं आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे के यहाँ, जिन्होंने इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। जानते हैं इनकी इस जर्नी के बारे में। जी सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू सलोनी ये सवाल पूछने के लिए। जैसा हम सब सुनते आए हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, और ये मेरे लिए भी उतना ही टफ था जितना और लोगों के लिए होता है। पर मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ाई करके सही स्ट्रैटेजी अपना के मैंने प्रयास अपना दिया, और माता पिता का आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट था, टीचर्स की गाइडेंस थी, जिसकी वजह से मेरा प्रथम प्रयास में इस अखिल भारतीय स्तर पे ऑल इंडिया लेवल पे चौथा स्थान आ पाया। और उस समय मैं 22-23 साल की थी 2017 में जब ये एग्जाम का रिजल्ट आया। तो अगर मैं 3-4 चीजें बोलूँ कि जिसकी वजह से शायद ये सक्सेस हासिल हो पाई, तो उसमें एक मेरा खुद का हार्डवर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो थी ही, साथ ही साथ गाइडेंस, माता पिता का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और टीचर्स की एक सही दिशा थी, गुरुओं की सही दिशा। हाँ, लेकिन आपने उसको अच्छे से निभाया, जो उन्होंने आपको दिशा निर्देश दिए आपने उसको अच्छे से निभाया, ये भी एक कारण था। लेकिन मैम आपने मतलब क्या बचपन से ही आपने सोच रखा था कि आप इसी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, या क्या बचपन का सपना होता है एक? जी अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो बचपन में तो मुझे नहीं पता था कि आईएएस आईपीएस ये सब क्या होते हैं, बहुत बड़े पद होते थे, इतना नहीं जानती थी मैं। बचपन में मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी कि चांद पे जाना है, स्पेस में जाना है, जैसे हर बच्चा सोचता है। फिर मेरी माता जी डॉक्टर है, तो वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कि बिटिया डॉक्टर बनेगी तो आगे हॉस्पिटल चलाएगी। और मुझे मैथ्स में रुचि थी, तो मुझे लगता था मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैथ्स में आगे करूँ, इंजीनियरिंग करूँ। तो बचपन में तो यही सब लगता था, लेकिन जैसे ही 10th बोर्ड्स के बाद 11th-12th में आए, 12th पास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज मुझे अच्छी लगी। मैं एक प्रोग्राम में गई थी, मैं 10th में भी टॉप की थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, और 12th में भी मैंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया था। 12th में टॉप करने के बाद मैं एक प्रोग्राम में गई थी, एक बैंक का कार्यक्रम था, और वहां पे मैंने देखा कि कुछ सिविल सर्विसेज के टॉपर्स आए हैं। उनकी बात सुन के मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे पता चला कि जो प्रशासनिक सेवा होती है ये किसी भी जॉब से अलग होती है। अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम टेक्निकल फील्ड में काम कर सकते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं तो हम मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। पर जब आप एक प्रशासनिक सेवक बनते हैं तो आप मेडिकल, एजुकेशन, कृषि, स्किल डेवलपमेंट, जिस फील्ड में चाहे आप अपना योगदान दे सकते हैं और अपने आइडियाज को, अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो मैं बहुत प्रभावित हुई, और तब से जब मैंने बीटेक किया ग्रेजुएशन में, और उस दौरान फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। तो मैम आप मतलब सिर्फ ऐसे पढ़ाकू बच्चे की तरह थी कि और भी आपकी कुछ हॉबी? जी मैं पढ़ाकू बच्ची तो थी, मैं कहूँगी कि मैं पढ़ने लिखने का शौकीन थी। मैं बचपन से मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए 10th और 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने टॉप किया था। पर इसके साथ साथ मुझे खेलना कूदना और भी चीजों में रुचि थी, जैसे मुझे नृत्य करना, डांसिंग बहुत पसंद थी। तो मैंने बचपन में हेमा मालिनी जी को डांस करते हुए देखा था टीवी पे। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि मुझे भी डांस सीखना है इनकी तरह। तो मेरी फिर मम्मी गई, उन्होंने भरतनाट्यम का डांस मुझे सिखवाया। इलाहाबाद में प्रयागराज से हूँ, तो प्रयागराज में उन्होंने मुझे मेरी जो टीचर थी सरोज ढींगा जी, उनसे डांस सिखवाया। फिर 3-4 साल बाद भरतनाट्यम के बाद कथक में शिफ्ट होने का मन हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कथक का स्कोप ज्यादा था। जी जी। तो मुझे मेरी गुरु मिली, उर्मिला शर्मा मैडम मेरी गुरु है, वो पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या है। तो उनसे फिर मैंने कथक सीखना शुरू किया बहुत छोटी उम्र से, और 4th ईयर 5th ईयर किया, और अखिल भारतीय स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पे कई बार फर्स्ट प्राइज आया। बालश्री में मैं फाइनल तक गई। जो भारतीय नाट्य अकेडमी होती है लखनऊ में, उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला। कथक करती रही मैं। स्कूल के दौरान बास्केटबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलने की रुचि थी मुझे, तो बास्केटबॉल खेलती थी। फिर मैंने कॉलेज में एनसीसी किया था, बी और सी सर्टिफिकेट एनसीसी किया था। तो आप कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ मुझे ये सब, हाँ, आपकी हर फील्ड पे रुचि रही। जी, तो आपका मतलब आपको सपोर्ट किसने सबसे ज्यादा, मम्मी पापा होता है, तो आपको किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता था, मम्मी का कि पापा का? आप भी महिला है तो मेरे ख्याल से आप ये बात मानेंगी कि लड़कियों को बहुत सपोर्ट माताओं से मिलता है, मदर से मिलता है। जी। मुझे भी मेरे घर में भी वही था कि मेरी मदर ने काफी सपोर्ट किया, फादर ने भी किया, दोनों ने किया, बट मम्मी का एक लड़की होने के नाते, बेटी होने के नाते उनसे ज्यादा बात करना। तो चाहे वो डांस सीखने का हो या पढ़ाई करने का हो,
मेरी माताजी डॉक्टर भी थी, तो वो हमेशा से मुझे यही सिखाती थी कि एजुकेशन से ही हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल दिया, पढ़ाई का मौका दिया, और मुझे लगता है जो कुछ भी मैं हूँ या कोई भी बच्चा, आप जिस स्थान पे हैं, जिस स्थान पे हैं, वो हम अपने माता-पिता की वजह से ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आपकी फैमिली, अभी की फैमिली के बारे में आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये अपनी लाइफ? दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज होती है, घर की लाइफ और ये मैनेज करना, तो कैसे मैनेज कर लेते हो आप? ये देखिए, वर्किंग लेडीज के लिए मुझे लगता है भगवान एक स्पेशल शक्ति देके भेजते हैं कि वो घर और बाहर दोनों संभाल पाती है। लेकिन इस शक्ति के साथ साथ फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी हो जाता है। कोई भी महिला जब अपने घर से बाहर निकलती है काम करने, तो पहले उसके माता पिता और शादी के बाद उनके हस्बैंड और जो लॉज का परिवार है, उसका सपोर्ट होना जरूरी हो जाता है। और टचवुड, मैं भी इस मामले में, मेरा भी यही है, भगवान की कृपा है कि पहले मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मेरे माता पिता जी ने भी अपनी बिटिया को पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं बन पाई, सिविल सर्विसेज में आ पाई। और अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड और फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से मैं काम अपना प्रशासनिक जीवन भी अच्छे से निभा पा रही हूँ। और मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बिटिया है, तो जब मैं बाहर होती हूँ तो कम से कम मेरे माता पिता या मेरी फैमिली, हस्बैंड सब रहते हैं जो बिटिया को भी ध्यान दे पा रहे हैं। और जितनी भी वर्किंग लेडीज ये प्रोग्राम देख रही होंगी या बात पढ़ेंगी, तो वो ये बात समझेंगी कि जब भी वो बाहर निकलती हैं तो उनकी फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है घर परिवार देखने के लिए। और साथ ही साथ फिर हमें भी अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि काम के साथ साथ हम अपने परिवार को भी समय दे पाए और अपनी प्रशासनिक सेवा में भी योगदान दें। मैम, जैसे आपने जब जॉब ज्वाइन किया था, तो आप अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई होगी, कई चीजें आपने फेस की होंगी, तो कुछ आप बताएंगी महिलाओं को कि कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें आप लोग का 4-5 मिनट होंगे। जब मैं सर्विस में आई थी तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे काम होता है। पर जब मैं आई और मेरी पहली पोस्टिंग हुई, तो मुझे समझ आया कि इस सर्विस में आप कितने लोगों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं। आपकी कलम में इतनी ताकत होती है कि आप बहुत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी सिद्धार्थनगर जनपद में। सिद्धार्थनगर एक एस्पिरेशनल जनपद है, नेपाल बॉर्डर पे, गोरखपुर के पास पड़ता है, यूपी में। और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब कि वो सोशल और इकोनॉमिक टर्म्स में उसको काफी नीड है आगे बढ़ने की। तो वहां पे मैं एक अंडर ट्रेनिंग की तरह गई थी, जॉइंट मजिस्ट्रेट की तरह गई थी, और वहां मुझे अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिला। तो मुझे, क्योंकि शिक्षा में काफी रुचि थी, तो मैंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया। मैं सरकारी स्कूल में जाती थी, और हम लोग देखते थे कि बच्चों के पास सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, क्लासेस अच्छी बन गई हैं, स्कूल्स अच्छे बन गए हैं, कायाकल्प हो गया है स्कूल में। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी आप सरकारी विद्यालय में चले जाएं, गांव देहात के या शहर के, वो आपको कायाकल्पित दिखेंगे। कायाकल्पित मतलब अलग से एक चमकती हुई बिल्डिंग आपको गांव में दिखेगी, जो बहुत अच्छे से रंगाई पुताई होगी, टॉयलेट्स होंगे, क्लासरूम में टाइल्स लगी होंगी, बच्चों के फर्नीचर होंगे, ब्लैक बोर्ड्स होंगे, टीचर्स वहां दिखेंगे। तो मैं जब गई सिद्धार्थनगर के स्कूल्स में, तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा सरकार द्वारा मिली हुई है। एक मोबाइल पे लर्निंग ऐप भी है, जिसका नाम है दीक्षा ऐप। तो ये सरकार द्वारा सुविधा दी गई है कि हर, जैसे आपका मान लीजिए किताब है, हर किताब के पहले पन्ने में एक यहाँ पे कोने में क्यूआर कोड बना होगा, और उस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए, और मान लीजिए कोई कविता है, कोई लेख है, कुछ भी, कोई चैप्टर है, उसको आप उस पे जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वीडियोज और ऑडियोज देखेंगे, तो बच्चे ऑडियो वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि सब कुछ है, इंटरनेट है, क्यूआर कोड है, स्मार्ट टीवी स्कूलों में लगवाई जाए, जिससे कि बच्चे देख पाए कि चैप्टर्स में क्या है। तो सबके सहयोग से, ग्राम निधि के फंड से, जन भागीदारी से, सब लोगों की मदद लेके, प्रशासन की मदद से एक स्मार्ट टीवीज का मुहिम शुरू किया गया, और बच्चों के लिए स्मार्ट टीवीज लगवाई गई। और ये देखा गया कि जब बच्चों का लर्निंग आउटकम आता गया, तो ये देखा गया कि लर्निंग आउटकम स्मार्ट टीवी से पढ़ने के बाद गणित में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में लर्निंग आउटकम्स बढ़ा। और जो बच्चियां पहले स्कूल नहीं आती थी, जैसे खेती के समय कई बार बच्चों को ठंड होती है, खेती कटाई के समय, वो भी अब बच्चे आने लगे, माता पिता भेजने लगे कि टीवी से पढ़ाई हो रही है स्कूल में। तो ये छोटी सी मुहिम थी, जिससे एक स्मार्ट टीवी के माध्यम से स्कूल में ड्रॉप आउट कम हुआ, स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा, अटेंडेंस बढ़ा, और लर्निंग आउटकम भी बढ़ा। तो एक छोटा सा प्रयास था कि किस प्रकार अच्छे इंटरवेंशन से काम किया जा सकता है। इसी प्रकार जब मैं कानपुर देहात में थी,
जी। कानपुर देहात यहाँ से लगा हुआ जनपद है, जी। वहां पे महिलाओं के समूहों को सशक्त करने के लिए देहाती मार्ट शुरू किया गया। अच्छा। तो महिलाएं बुकरू बनाती थी, पापड़ अचार सब बनाती थी, बट उसकी ब्रांडिंग नहीं थी। तो हम सबको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सामान चीजों खरीदने की का शौक होता है। तो हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे देहाती ब्रांड लॉन्च कराया, अच्छे से पैकेजिंग और मार्केटिंग कराई और महिलाओं के उत्पादों को बिक्री कराई। ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती है, सरकार द्वारा इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। तो इससे हम लोगों ने देखा कि महिलाएं सशक्त हुई और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिसमें नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसकी तरफ ये सकारात्मक कदम है। और मैम अब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, जैसे आप डांस करते थे कथक, तो उसमें कोई आपको अवार्ड या कुछ, और जो ये आप अपने प्रशासनिक क्षेत्र में जो कर रहे हैं उसमें? जी जी, देखिए मैं कहूँगी कि सिर्फ ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है सबसे पहले तो, और दूसरा पूरा फैमिली का सपोर्ट है, जिसकी वजह से कोई भी महिला कुछ अचीव करती है तो उसके पीछे बहुत लोगों का सैक्रिफाइस और सपोर्ट होता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत जो भी अचीव किया है उसके पीछे बहुत लोगों का सैक्रिफाइस और सपोर्ट रहा है, जैसे मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। तो कथक, जैसा आपने बताया, पूछा कि कथक नृत्य मेरा इंटरेस्ट रहा था, और कथक में मैं सौभाग्यशाली थी कि मुझे इतनी अच्छी गुरु मिली जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। तो उनके नेतृत्व में मुझे प्रयाग संगीत समिति में बहुत सारे अवार्ड जीतने का मौका मिला। हर साल वहाँ ऑल इंडिया क्लासिकल डांस कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मैंने पहले भरतनाट्यम में, फिर कथक में फर्स्ट प्राइज जीता। इसी प्रकार एक बालश्री अवार्ड होता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, अच्छे कल्चरल परफॉर्मेंस की, तो मैं फाइनल तक पहुंची थी बालश्री अवार्ड में। फिर एक भारतीय नाट्य अकेडमी का एक अवार्ड होता है, लखनऊ में होता है, इसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था। इस प्रकार बहुत सारे कथक में अवार्ड जीतने का मौका मिला। साथ ही साथ जब हम लोग की लबसना में ट्रेनिंग चल रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है जहाँ IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ये मसूरी में वहां पे हम लोग का सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके सामने मुझे कथक परफॉर्म करने का मौका मिला था जब मैं IAS में ट्रेनिंग में थी। तो उन्होंने भी तारीफ की कि IAS ऑफिसर्स में भी कल्चर और इन सबको बढ़ता हुआ देख के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खुशी हुई। इसी प्रकार जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पे भी मुझे कथक परफॉर्म करने का मौका मिलता रहा समय समय पे। बास्केटबॉल में खेलती थी तो उसमें मुझे स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्राइजेस मिले थे, ट्रेनिंग अकेडमी में प्राइजेस मिले थे। स्विमिंग का भी शौक था मुझे, तो उसमें मेडल्स वगैरह मिले थे। और एनसीसी कैडेट में रही थी, तो एनसीसी में मुझे C सर्टिफिकेट तक जाने का मौका मिला था, लेने का मौका मिला था। और ओलंपियाड एक होता है, फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, उसमें भी मैं स्टेट लेवल तक पहुंची थी। तो ये पर्सनल अचीवमेंट थी जो मतलब मुझे लगता है कि काफी लोगों की सैक्रिफाइस थी। और अगर मैं अपने प्रशासनिक जीवन की बात करूं, तो जब मैं सिद्धार्थनगर में थी तो मैंने आपको जो स्मार्ट क्लासेस की बात बताई, उसमें उस समय के वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने मुझे एक प्रशस्ति पत्र दिया था स्मार्ट क्लासेस में अच्छा काम करने के लिए। साथ ही साथ जब मैं उसके बाद गाजियाबाद में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, तो वहां पे सरकार द्वारा सफाई को बहुत बढ़ावा दिया, स्वच्छ भारत अभियान हम सब तो स्वच्छ भारत अभियान में मैंने मोदी नगर तहसील नगर पालिका की रैंकिंग बहुत ऊपर हम लोगों ने बढ़ाई थी। मैं SDM थी मोदी नगर में, तो उसमें अप्रिसिएशन मिला था हम लोगों को। इसी प्रकार जब मैं कानपुर देहात में थी तो मुझे बहुत बड़ा मौका मिला था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदया और जो हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको उन्हीं के पैतृक गांव में बुला के भ्रमण कराना। तो माननीय राष्ट्रपति जी का पैतृक गांव है परौत, कानपुर देहात में। तो उनके गांव को एक स्मार्ट गांव बनाने का प्रयास किया गया था प्रशासन द्वारा, और वो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यहाँ की आंगनबाड़ियां बहुत सुंदर है, स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं, ओपन जिम बना हुआ है, शौचालय बने हैं, आयुष्मान भारत सेंटर बना है। इस प्रकार वो गांव पूरी तरह से बड़ा अच्छे से डेवलप हो गया था। तो सोलर एनर्जी की, हर घर में नल लगा हुआ था, सोकपिट बने थे, एक जलाभिषेक कार्यक्रम मैंने चलाया था। ये हर घर के छतों पे बारिश का पानी इकट्ठा करके नीचे इकट्ठा करना कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल संचयन हो सके। तो जलाभिषेक कार्यक्रम से पानी बचा था, तो उसका काफी सराहना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और मुझे इसके लिए जल प्रहरी सम्मान मिला था जल शक्ति मंत्रालय सरकारी जल द्वारा। तो ये मुझे लग रहा है कुछ अचीवमेंट्स थे। और मैं रक्षा मंत्रालय में भी बीच में थी और वहां मुझे एक मौका मिला था आईडेक्स नाम के प्रोजेक्ट पे काम करने का, जिसमें भारत जो रक्षा उत्पाद बनाता है वो स्टार्टअप्स के माध्यम से कैसे ले सकता है। इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से मुझे एक छोटा सा अवार्ड मिला।
बहुत अच्छा मैम। आप हमारी महिलाओं को जो है उनको कुछ मैसेज दीजिए, किस क्षेत्र में जा सकती हैं या उन्हें क्या करना है आगे। मैं महिलाओं को, क्योंकि मैं खुद भी बेटी हूँ और मेरी भी बेटी है, तो मैं सभी महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जो शक्ति बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर है, वो आपके अंदर है। तो जैसा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आज की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें यही करना है। अगर घर में बिटिया होती है तो मातम का माहौल नहीं छा जाना चाहिए कि कल को उसकी शादी करना है, दहेज देना है, वो बोझ नहीं है। वही बिटिया को अगर आप पढ़ा देंगे, उसको बचा लेंगे, एक शिक्षा दे देंगे, तो वो इसी तरह की कुर्सी पे बैठेगी और आपका नाम रोशन करेगी। तो आपको अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना है, फिर उसके अंदर की जो शक्ति है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, वो अपने आप उभर के आ जाएगा। तो उसे शिक्षा दे दीजिए, स्वास्थ्य दे दीजिए, उसको स्वावलंबी बनाने के हुनर दे दीजिए, फिर वो आपका और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। तो मैं यही संदेश सभी महिलाओं को देना चाहती हूँ कि आप भी कल को माँ बनेंगी तो आप अपनी बेटियों को मौका दीजिए जिससे कि वो आपका नाम रोशन कर सके। मैम, हम लोग की जो जानकारी है, आप सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, मैं जैसा आपने पहले पूछा कि मैं सिविल सर्विसेज प्रथम प्रयास में बनी जी जी। तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत है जी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना में सभी बच्चे जो आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग मिलती है और उसमें जो आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट भी हो गए वो भी पढ़ा सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना या बच्चों को बताना कि तैयारी कैसे करनी है। तो इसीलिए मैं अभ्युदय योजना के माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, बताती रहती हूँ यूट्यूब और अभ्युदय योजना के माध्यम से कि अभ्युदय योजना का यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर बच्चों को ये बताती हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप आईएएस के बारे में सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़िए, नोट्स कैसे बनाएं। मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी को अच्छा सीख पाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी ऐसे देख देख के सीखी हूँ टॉपर्स से। तो इसीलिए मेरे खाली टाइम पे मैं बच्चों की मेंटरिंग करती हूँ अभ्युदय के माध्यम से। आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे को अंशिका मीडिया की टीम हमसे कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।